नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में जो है हमने किसके बारे में बात किया था। पिछली वीडियो में जो है हमने अंड जनन को देखा था। किसको देखा था? अंड जनन को देखा था। अंड जनन को हमने देख लिया था। ठीक है कि अंड जनन से जो है अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, इसको हमने एकदम पूरी तरह से देख लिया था। आपको हमने एकदम समझा दिया था कि इसको कैसे याद किया जाएगा और सब हमने इसको अंड जनन को सब हमने एकदम डिटेल में समझा दिया था। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। देखिए हमने किसको समझ लिया है? अंड जनन को समझ लिया है। ठीक, तो अंड जनन को भी समझ लिया है और शुक्राणु जनन को भी समझ लिया है। अंड जनन को भी समझ लिया है और शुक्राणु जनन को भी समझ लिया है। तो यह हमारी कौन सी घटना थी? निषेचन पूर्व घटना थी। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना थी। ठीक, और हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था? जब चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमने आपको क्या बताया था कि इस चैप्टर में जो है हम 3 घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी घटना के बारे में पढ़ेंगे? पहला क्या हमने आपको बताया था? निषेचन पूर्व घटना बताया था। और दूसरा हमने आपको क्या बताया था? निषेचन बताया था। ठीक है, निषेचन बताया था। और तीसरा क्या हमने आपको बताया था? तीसरा हमने आपको बताया था निषेचन पश्य घटना। ठीक है, कौन सी घटना हमने आपको बताई थी? निषेचन पश्य घटना। निषेचन पश्य घटना। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में आपको इन 3 टॉपिक को बताया था। ठीक, एक क्या है? निषेचन पूर्व घटना, एक क्या है? निषेचन है, और एक क्या है? निषेचन पश्य घटना है। ठीक है, तो हमने जो है किसको अभी कवर किया है? अभी हम लोग किसको सिर्फ पढ़े हैं? अभी हम लोग सिर्फ निषेचन पूर्व घटना को पढ़े हैं। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, इसको हमने इस निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा? देखिए अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण हो गया है ना, तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उससे युग्मनज बनेगा और युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से नया संतान बनेगा। तो जब अंडाणु और शुक्राणु कौन कौन? अंडाणु प्लस के शुक्राणु जब आपस में मिलेंगे तब यह हमारी कौन सी घटना कहलाएगी? यह वाली हमारी निषेचन कहलाएगी। ठीक है, यह कौन सी घटना कहलाएगी? यह निषेचन घटना कहलाएगी। और इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में निषेचन पश्य घटना आता है। तो निषेचन पश्य घटना में क्या होता है? जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं, इसके आगे का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं निषेचन पश्य घटना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जो है निषेचन को एकदम डिटेल में देखते हैं कि निषेचन क्या होता है। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं, किसको देखने जा रहे हैं? निषेचन को देखने जा रहे हैं। निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और निषेचन में क्या होता है? ध्यान से सुनते हुए चलिएगा आप लोग। निषेचन में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। नर युग्मक क्या होता है बताइए? किसी को पता है नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक वही हमारा शुक्राणु होता है। क्या होता है नर युग्मक? नर युग्मक शुक्राणु होता है। ठीक, क्या होता है नर युग्मक? नर युग्मक शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक क्या होता है? मादा युग्मक अंडाणु होता है। क्या होता है? मादा युग्मक अंडाणु होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हमने आपको यह भी बताया था, मादा जनन तंत्र का चित्र हमने आपको बनाकर बताया था। ठीक है, तो देखिए यहीं पे ध्यान से देखते हुए चलिएगा सभी लोग। देखिए ये हमारे किसका चित्र है बताइए? यह हमारा है मादा जनन तंत्र का चित्र है। किसका चित्र है? मादा जनन तंत्र का चित्र है। मादा जनन तंत्र का चित्र। किसका चित्र है? मादा जनन तंत्र का चित्र। यानी कि मादा जनन तंत्र बोले तो क्या कह सकते हैं? मादा स्त्री जनन अंग।
या मादा जनन अंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या है, ऐसे था ना, अंडाशय, अंडाशय किसकी सहायता से इससे जुड़ा होता है, इससे रक्तवाहिनी की सहायता से जुड़ा होता है। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, मादा जनन तंत्र का चित्र बन गया। तो देखिए अब आगे क्या होता है, आगे प्रोसेस क्या होता है, तो यह जब यहाँ पर अंडाशय में क्या बनता है, अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया द्वारा जब अंडाणु बन जाता है ना, तो यह फिम्बरी की सहायता से कहाँ पर जाता है, यहाँ पर आ जाता है, कहाँ पर, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर आ जाता है। ठीक, और योनि मार्ग से हमारा शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु योनि मार्ग से भी कहाँ आ जाता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर आ जाता है। ठीक है, तो जब दोनों यहाँ पर आ जाते हैं उसके बाद में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा है अंडाणु। ठीक है, तो अंडाणु जो होता है, अंडाणु के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी परत बोलते हैं बताइए, कल हमने आपको बताया था, जोना प्लिसिडा परत बोलते हैं। कौन सी परत है, जोना प्लिसिडा। और यह क्या है, शुक्राणु, शुक्राणु का एक्रोसोम, एक्रोसोम कौन कहलाता है, सबसे ऊपरी भाग, हेड का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। ठीक है, तो एक्रोसोम जो होता है यह अंडाणु के जोना प्लेसिडा को, जोना प्लेसिडा यही जो परत है, यह दिख रही है ना आपको, यही वाली परत, इस परत को चीरते हुए इस एक्रोसोम से कुछ ऐसे रासायनिक स्राव होते हैं, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का यहाँ से स्राव होता है जो इस जोना प्लेसिडा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, यह हमारा क्या है, अंडाणु है। ठीक, तो अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, N प्लस में N क्या बन जाएगा, 2N, 2N युग्मज बन जाएगा। ठीक है, N प्लस N मिलकर क्या बन जाते हैं, 2N, यानी कि द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है। ठीक, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए सभी लोग, यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है निषेचन। फिर से देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे बताइए, क्या होता है, जब यहाँ पे हमारे क्या बना था, अंडाशय में क्या बना था, अंडाशय में अंड जनन की सहायता से। ठीक है, अंडाशय में अंड जनन की सहायता से क्या बना था, अंडाणु, फिर अंडाणु क्या होता है, फिम्बरी की सहायता से इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर चला जाता है। ठीक, इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर चला जाता है, और शुक्राणु कहाँ से आता है, शुक्राणु योनि मार्ग से इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर आ जाता है। ठीक, और शुक्राणु का एक्रोसोम कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्राव करता है जो कि अंडाणु की जोना प्लेसिडा को भेद देता है। ठीक है, भेद देता है यानी कि यह इसको नष्ट कर देता है, ऐसे चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक, तो जब यह आगे बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं जिससे क्या बनता है, द्विगुणित युग्मज बनता है। ठीक, और द्विगुणित युग्मज बनता है तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, तो अब जो है हमारा निषेचन भी खत्म हो गया। यह हमारा कौन सा टॉपिक था, निषेचन था, निषेचन भी हमारा खत्म हो गया। ठीक, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या होता है। देखिए निषेचन तो हमारा हो गया ना, सभी को समझ में आया होगा निषेचन। अब इसके बाद में क्या, कौन सा टॉपिक है, निषेचन के बाद कौन सा टॉपिक है, क्या हमने आपको बताया था, निषेचन पश्च घटना। अब देखिए निषेचन पश्च घटना में क्या होता है, देखिए चित्र हमारा यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हल्का सा ये वाला यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। देखिए चित्र तो यही रहेगा मादा जनन अंग का। देखिए सभी लोग, इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए चलिए बनाते हैं इसको हम और बड़ा।
हाँ, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, अंडवाहिनी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, अंडवाहिनी। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 2n यहाँ पे बना था ना, देखिए 2n द्विगुणित युग्मज बना था। ठीक, फिर इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु मिले हैं, जिससे क्या बना है, n प्लस n बराबर में 2n। जैसे 1 1 2 होता है, ऐसे n और n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। एक n है और एक n है ना, तो कितना हुआ, 2n हुआ ना, तो 2n हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या बन गया, 2n बोले तो क्या हो जाएगा, द्विगुणित युग्मज। ठीक है, अगर एक ही n रहेगा तब हम इसको क्या बोलते हैं, आगुणित। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, द्विगुणित युग्मज बना है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, यहाँ पर हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पे हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तब इसके बाद में क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 से क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसको और छोटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आएगा नहीं। देखिए चलिए ऐसे लिख देते हैं 4n। ठीक, अब 4 से क्या बन जाएगा, इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो 4 से क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8n। ये आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन ये छोटा है नहीं, बड़ा है। 8n 8n बन गया ना। 8 से क्या बनेगा, 8 से हमारा बन जाएगा, देखिए 8 से क्या बनेगा, 16। 16 से क्या बनेगा, 32 बन जाएगा। ठीक है, 16 से कितना बनेगा, 32। 16 से कितना बन जाएगा, 32। और 32 से क्या बनेगा, बताइए सभी लोग, 32 से हमारा बनेगा 64। 64 बन गया ना। और 64 से कितना बन जाएगा, 128। सबका डबल हो रहा है, यहाँ सबका डबल हो रहा है। अब 64 से बना दीजिए 128, 128, 128 बन गया ना। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्या बन गया है, 128। देखिए समझिए इसको, यहाँ पे क्या है, 2n है ना, तो इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक, तो इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4n बन गया। ठीक, फिर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 8n बन गया। ठीक, फिर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसका क्या बन गया, दुगना। अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो जाते हैं, दुगना हो जाते हैं। ठीक है, और समसूत्री विभाजन में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, युग्मज जो होते हैं अर्धसूत्री विभाजन में डबल हो जाते हैं। ठीक है, और समसूत्री विभाजन में कैसे रहते हैं, समान। जैसे 4 युग्मज है ना, तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो 4 ही रहेंगे। ठीक है, और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो देखिए 4 युग्मज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुगना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया है ना, तो डबल हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। तो देखिए 16 से लेकर के और 32 तक का युग्मज क्या कहलाता है, बताइए। 16 से लेकर के 32 तक का युग्मज हमारा कहलाता है मोरूला। क्या कहलाता है, मोरूला। प्रश्न फेमस है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 16 से लेकर 32 तक का युग्मज क्या कहलाता है, बताइए। तो हम लोग क्या बता देंगे, मोरूला। क्या कहलाता है, मोरूला। ठीक, इंग्लिश में भी हम इसको मोरूला ही कहते हैं। और ये 64 वाला युग्मज क्या कहलाता है, 64 वाला युग्मज क्या कहलाता है, बताइए। देखिए यहाँ पे अब 64 वाला हमारे क्या कहलाता है, 64 वाला जो है ये हमारे कहलाता है ब्लास्टुला। क्या कहलाता है, ब्लास्टुला। ठीक, और यहाँ पर 128 वाला जो है युग्मज क्या कहलाता है, 128 वाला युग्मज हमारा कहलाता है, क्या कहलाते हैं, बताइए सभी लोग। 128 वाला युग्मज हमारा कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्या कहलाता है,
ब्लास्टोसिस्ट। क्या ये ब्लास्टोसिस्ट है? ठीक। अब देखिए आप लोग एकदम ध्यान से देखते हुए चलिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, ये भी गर्भाशय गिरिवा, ये भी गर्भाशय गिरिवा है। ठीक। मादा जनन अंग में कितनी जोड़ी गर्भाशय गिरिवा पाई जाती हैं? आप लोग बताएंगे। एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक। तो एक जोड़ी जब पाई जाती है तो जोड़ा में इन दोनों का एक जोड़ा बन गया। तो जोड़ा जब बन गया, एक इधर एक इधर, कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक। अब सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है गर्भाशय गिरिवा का? बताइए। गर्भाशय गिरिवा का सबसे बाहरी परत हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? बताएंगे सभी लोग। पेरीमीट्रियम कहलाता है। पेरीमीट्रियम। ठीक। अब इसके अंदर वाला परत क्या कहलाता है? बताइए सभी लोग। इसके अंदर वाला हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? मायोमेट्रियम कहलाता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मायोमेट्रियम। ठीक है। और सबसे लास्ट वाला परत क्या कहलाता है? बताइए सभी लोग। सबसे लास्ट वाला जो है सबसे अंतिम में, यानी कि सबसे बीच में। ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम। क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम। तुरंत याद करिए। क्या याद करिए? बताइए कि गर्भाशय गिरिवा की कितनी परत होती है? क्या बताएंगे? 3 परत होती है। कौन कौन सी परत होती है? सबसे बाहरी परत क्या कहलाते हैं? पेरीमेट्रियम। उसके अंदर वाला परत क्या कहलाते हैं? बताइए सभी लोग। उसके अंदर वाला परत जो है मायोमेट्रियम कहलाता है, और उसके अंदर वाला परत क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम कहलाता है। इतना याद हुआ कि याद हो गया ना? अब इसके बाद देखिए ये जो हमारा है क्या 128 वाला युग्मज यानी कि ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर आता है? गर्भाशय गिरिवा की सबसे आंतरिक परत पर आता है। तो इसको जो है हल्का सा और पतला हम बनाते हैं। देखिए यह जो गर्भाशय गिरिवा की सबसे आंतरिक परत पर इसको ला दीजिए 128 वाली युग्मज को। तो हम इसको यहाँ पर ला दे रहे हैं। 128 वाले युग्मज जो है कहाँ पर आ जाता है? गर्भाशय गिरिवा की सबसे आंतरिक परत किस पर? एंडोमेट्रियम पर आ जाता है। ठीक है। एंडोमेट्रियम पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है? गर्भाशय गिरिवा की ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है ना? ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर आ जाता है? एंडोमेट्रियम की सबसे आंतरिक परत पर आ जाता है। ठीक। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर भी एक प्रश्न बना। क्या प्रश्न बना? बताइए। यहाँ पर यह प्रश्न बन रहा है कि जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय गिरिवा की सबसे आंतरिक परत पर आ जाता है, तब हम इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? अंतरारोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय गिरिवा की सबसे आंतरिक परत पर आ जाता है। कहाँ आता है? सबसे आंतरिक परत पर आ जाता है। इस प्रक्रिया को अंतरारोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरारोपण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अंतरारोपण को? हम चलिए लिख देते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहते हैं। टेंशन नहीं, टेंशन। ठीक है। टेंशन नहीं, टेंशन। अंतरारोपण इम्प्लांटेशन। ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए सभी लोग ध्यान से। ये हमारा क्या है? एंडोमेट्रियम है ना? एंडोमेट्रियम क्या है? गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है ना? तो ब्लास्टोसिस्ट में कुछ परिवर्तन होते हैं, और वो क्रमिक परिवर्तन कौन कौन से हैं? इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? जनन स्तर का निर्माण होता है। ठीक। 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। तो पहला जनन स्तर बना दीजिए ऐसे आप लोग। ये वाली हमारी क्या है? पहली जनन स्तर है। पहली जनन स्तर। ठीक। और ये दूसरी जनन स्तर है।
दूसरी जनन स्तर बन गया, दूसरी भी बन गया ना, बन गया दूसरी। अब तीसरी भी बनाइए। देखिए तीनों को जो है हम अलग अलग एक चिन्ह से दर्शाए हैं, क्योंकि आपको पता लगे कि तीनों अलग अलग जनन स्तर हैं। ठीक है, अगर हम सबको ऐसे गोला गोला इसे बना देते तो सब सेम हो जाता ना, तो कैसे पता चलता कि कौन कौन सा स्तर है कौन कौन सा स्तर नहीं। इसीलिए जो है हम तीनों को अलग अलग बनाए। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अब सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है। इस ब्लास्टोसिस्ट में जो बनता है सबसे बाहरी परत, ब्लास्टोसिस्ट में जो सबसे बाहरी परत बनता है वह क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक्टोडर्म। क्या लिख देंगे, एक्टोडर्म। देखिए यहाँ पे एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। और इसके अंदर वाला परत क्या कहलाता है, बताएंगे सभी लोग। अंदर वाला परत एक्टोडर्म के बाद क्या आएगा, मीजोडर्म। ये क्या है, मीजोडर्म। ठीक है, और सबसे आंतरिक परत क्या कहलाता है, ये वाली हमारी कहलाता है एंडोडर्म। क्या है ये, एंडोडर्म। एक्टोडर्म देखिए, एक्टोडर्म क्या कहलाता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एक्टोडर्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बताएंगे सभी लोग। एक्टोडर्म को हिंदी में कहते हैं बाह्य स्तर। मीजोडर्म को क्या कहते हैं, मध्य स्तर। एंडोडर्म को क्या कहते हैं, अंतः स्तर। ठीक, तो देखिए एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, कितनी स्तर है, 3 स्तर है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक, तो ये तीनों क्या है, जनन स्तर है। कौन सी स्तर है, जनन स्तर, जर्म लेयर। यहाँ पे लिख देंगे जनन स्तर। तो बताएंगे सभी लोग, क्या बताएंगे कि ब्लास्टोसिस्ट में कितनी जनन लेयर पाई जाती हैं, तो क्या बता देंगे हम लोग, 3 जनन लेयर पाई जाती हैं, यानी कि जनन स्तर पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। यह प्रश्न बहुत फेमस है, ध्यान दीजिएगा इस पे। क्या है प्रश्न हमारा यह है कि ब्लास्टोसिस्ट पर कितनी परत की निर्माण होती है। तो बताइए कितनी परत की निर्माण होती है, 3 परत की निर्माण होती है। सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, एक्टोडर्म। दूसरी क्या कहलाता है, यानी कि बीच में मीजोडर्म। तीसरी क्या कहलाता है, सबसे लास्ट में है एंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों क्या है, जनन स्तर। इन्हीं तीनों जनन स्तर से मनुष्य में पूरी बॉडी का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, पूरी बॉडी का, यानी कि पूरी शरीर में हार्ट, दिल, आंख, कान, नाक, अंगुली, सबका निर्माण किससे हुआ है, इन्हीं तीनों स्तर से हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको इतना सब क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ नहीं है। चलिए एक बार हम इसको आपको रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, निषेचन पूर्व घटना। ठीक, निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, और निषेचन में क्या होता है, निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और निषेचन पूर्व घटना, सॉरी ये क्या, निषेचन पश्च घटना है। क्या है ये, निषेचन पश्च घटना, यानी कि सबसे लास्ट वाली घटना। निषेचन पश्च घटना में क्या होता है हमारा, निषेचन पश्च घटना में ये जो युग्मनज बना है ना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे 4 युग्मनज बनेंगे, 4 से 8 युग्मनज बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32 से 64 से 128 बन गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 16 से और 32 वाला युग्मनज क्या कहलाता है, मोरुला कहलाता है। ठीक, और 64 वाला युग्मनज क्या कहलाता है, बताएंगे सभी लोग, ब्लास्टुला कहलाता है। 64 से क्या बना था हमारा, 128 ना, तो 128 वाला युग्मनज क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, इतना क्लियर हुआ ना। उसके बाद क्या कहलाता है, यह क्या है, गर्भाशय ना। गर्भाशय की कितनी परत पाई जाती है, 3 परत। सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, पेरीमेट्रियम। उसके अंदर वाला क्या कहलाता है, मायोमेट्रियम। उसके अंदर वाला क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट पर 3 लेयर बनती है। ठीक है,
3 जनन स्तर बनती है, जर्म लेयर, ठीक है। 3 जनन स्तर बनती है। तो यहाँ पर सबसे बाहरी जनन स्तर क्या कहलाता है, सॉरी यहाँ पर सबसे बाहरी परत यानी कि स्तर, सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, एक्टोडर्म, ठीक। उसके अंदर वाले क्या कहलाता है, मेसोडर्म। उसके अंदर वाले क्या कहलाता है, एंडोडर्म, ठीक। तो इतना आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय गिरिवा की सबसे आंतरिक परत पर, यही ब्लास्टोसिस्ट था ना, ब्लास्टोसिस्ट ये क्या है, गर्भाशय गिरिवा का सबसे आंतरिक परत, इस पर आता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतरारोपण कहलाती है। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आप इतना तैयार कर लीजिए, ठीक है। और अगली आने वाली वीडियो में जो है हम इसके आगे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि उसको कैसे समझा जाएगा, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। जैसे हमने इसको समझा है, आपको सब चीजें याद हो गई हैं, वैसे हम आपको उस वीडियो में भी समझाएंगे, ठीक। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही और वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगा, उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। हमारा शायरी है, सुनो फिर हंसते हंसाते रहना, सीखते सिखाते रहना, ट्रस्ट वाला में तेरा कोचिंग नहीं घर है पगले, यहाँ पर आते जाते रहना।